आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। खबरों के लिए सुबह का इंतजार अब हुआ खत्म। आइए जाने शाम तक की खबरें, अब तक की बिहार की बड़ी खबरें। सबसे पहले बिहार की कोरोना अपडेट है। बिहार में कोरोना की मार, मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार। 24 घंटे में फिर मिले कोरोना के 1667 संक्रमित मरीज। फिलहाल सूबे में सक्रिय है कोरोना के कुल 17,787 केस। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी होने के दावे किए जा रहे हो, लेकिन सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमित मरीजों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में कुल 1667 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। नए मरीजों के साथ अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,50,694 हो गई है। बिहार में फिलहाल कुल 17,787 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। बिहार के लिए राहत की बात यह है कि महज पिछले 24 घंटे में सूबे भर में कुल 1,845 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,32,000 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर बिहार में कुल 1,53,156 टेस्ट सैंपल की जांच की गई है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही राज्य में जांच का कुल आंकड़ा 41,75,922 जा पहुंचा है। बिहार में अब तक 1,32,145 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सूबे का रिकवरी रेशियो 88.67% दर्ज किया गया है, जबकि अभी भी 17,787 एक्टिव केस मौजूद है। इधर आज मंगलवार को राज्य के 3 जिलों पटना, अररिया व पूर्णिया में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई है। पटना में सर्वाधिक 212, अररिया में 120 और पूर्णिया में 129 नए संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं अरवल में 21, औरंगाबाद में 38, बांका में 12, बेगूसराय में 42, भागलपुर में 98, भोजपुर में 20, बक्सर में 34, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 58, गया में 37, गोपालगंज में 57, जमुई में 16, जहानाबाद में 41, कैमूर में 9, कटिहार में 42, खगड़िया में 16, किशनगंज में 33, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 53, मधुबनी में 24, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 66, नालंदा में 38, नवादा में 23, रोहतास में 19, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 37, सारण में 37, शेखपुरा में 25, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 30, सिवान में 34, सुपौल में 35, वैशाली में 31 और पश्चिमी चंपारण में 62 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। रिया चक्रवर्ती की हुई गिरफ्तारी। रिया की गिरफ्तारी पर बिहार के डीजीपी का बयान। सुशांत को इंसाफ की ओर पहला कदम। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत से जुड़े ड्रग यानी नशीली दवा मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने रिया के आज तीसरे दिन पूछताछ की। वहीं इस मामले को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सबूत मिलने के बाद ही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की दिशा में यह पहला कदम है। इसके अलावा डीजीपी ने सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई पर भी भरोसा जताया। डीजीपी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। रिया और ड्रग पेडलर के बीच रिश्तों की सच्चाई सामने आने के बाद ही एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने आगे कहा है कि सुशांत केस को लेकर 3 एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। एनसीबी को जब सबूत मिल गया तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई अभी भी जांच कर रहे हैं, निष्कर्ष आएंगे। मुझे लगता है कि सुशांत को अब न्याय मिलेगा। इधर बताते चले कि मंगलवार को रिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके परिवार को इस बारे में सूचना देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्हें गिरफ्तार करने के शीघ्र बाद मेडिकल जांच और कोविड-19 की जांच के लिए यहां एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी अधिकारियों के साथ वाहन में प्रवेश करने से पहले मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों की ओर अपने हाथ लहराए। काले लिबास में रिया बवार्ड स्ट्रीट स्थित एनसीबी के कार्यालय में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे पहुंची
और कार्यालय में प्रवेश करते समय उन्होंने पास एक थैला भी था। रिया ने हाल ही में टीवी चैनलों के दिए साक्षात्कार में इस बात से इनकार कर दिया था कि उन्होंने मादक पदार्थों का सेवन किया था। रिया ने सीबीआई की जांच टीम ने हाल ही में पूछताछ की थी, जो मुंबई के पश्चिमी उपनगर सांता क्रूज स्थित DRDO अतिथि गृह में डेरा डाले हुए हैं। उनसे धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने भी पूछताछ की थी। एनसीबी ने मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के आरोप में हाल ही में उनके भाई सात्विक चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। इधर बता दें कि सुशांत के पिता ने पटना में रिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने रिया पर उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके धन का गमन करने का आरोप लगाया था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अगर नीतीश कुमार बिना गठबंधन के चुनाव लड़े तो उन्हें 10 सीट नहीं मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार ने 1995 में बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े तो मात्र 2 सीट आई थी। नीतीश कुमार यदि जीवन में कभी भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरों को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्त नहीं होगी। बिहार में 94,000 शिक्षक भर्ती, बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने से पटना हाईकोर्ट का इनकार। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली 94,000 भर्तियों की प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को साफ इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित कर दिसंबर 2019 में CTET पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। विज्ञापन के अनुसार NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं TET तथा CTET पास अभ्यर्थी 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन दे सकते थे। विज्ञापन में ही मेधा सूची की तैयारी सहित उसके अनुमोदन, सूची प्रकाशन, आपत्ति निराकरण सभी के लिए समय सीमा तय की गई थी। इस बीच विभाग ने 15 जून को एक स्मृति पत्र जारी की। CET पास अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया। तेजस्वी की बड़ी टेंशन, अब मुकेश सहनी ने डिप्टी CM पद के लिए ठोका दावा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में CM नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तख्ती के बीच अब महागठबंधन में भी हलचल मच गई है। दरअसल अलायंस की महत्वपूर्ण घटक विकासशील इंसान पार्टी VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने डिप्टी CM के पद का दावा ठोक दिया है। सहनी ने कहा है कि हमारी पार्टी का 15% वोट बैंक है, जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। इस नाते गठबंधन में अति पिछड़ा को डिप्टी CM बनाया जाए। हम मजबूत हैं तो दावा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने NDA से मिल रहे ऑफर के सवाल पर कहा कि जो मजबूत होता है उसे हर जगह ऑफर आता है। हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में मुकेश सहनी की इस मांग को सेट सीरिंग में अधिक से अधिक हिस्सेदारी पाने से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 25 सीटें मांगी हैं। हालांकि महागठबंधन के सूत्रों से मिली खबर के अनुसार RJD सहनी की VIP को 15 सीट देने को राजी है, लेकिन पेच रालोसपा को लेकर फंसा हुआ है। दरअसल रालोसपा ने 49 सीटों की मांग रखी है। इसी तरह RJD ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वह 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। वहीं गठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस ने 90 सीट से ज्यादा सीटों की डिमांड की है। भाकपा माले की ओर से करीब 50 सीटों की डिमांड की गई है। जाहिर है ऐसे में 243 सीटों के भीतर इस तरह की मांग का निपटारा मुश्किल सबब बनी हुई है। मर्डर हुआ तो SC ST फैमिली मेंबर को मिलेगी नौकरी, CM नीतीश पर दर्ज हुआ परिवाद। 14 सितंबर को सुनवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य की हत्या किए जाने पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। अब इस फैसले के खिलाफ मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। CGM कोर्ट में IPC की धारा
153A, 505, 120B के तहत दायर परिवाद पर 14 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। शिकायत दाखिला करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह ने आरोप लगाया है कि इस प्रावधान से दलितों की हत्या को बढ़ावा मिलेगी। आपके जानकारी को लेकर बता दें कि बीते 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव के निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाएं। बिहार में 21 सितंबर से मिलेगी कई तरह की रियायतें। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4 के सारे दिशा निर्देश हुबहू लागू रहेंगे। इसके तहत 21 सितंबर से कई रियायतें मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनलॉक की मियाद रविवार को ही समाप्त हो गई थी। फिलहाल राज्य में कोई नई पाबंदी लगाए जाने की संभावना नहीं है। सोमवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सोहबानी ने कहा कि राज्य में गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के अनुसार पूरी तरह लागू रहेगा। अधिकारियों को इसका पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।